नमस्कार। आज हम क्राइम फ्री भारत के एनर्जी मॉडल के बारे में बात करेंगे और मैं अपने सभी साथियों से, अपने सभी मित्रों से आह्वान करूंगा कि आप सभी लोग इस ऊर्जा मॉडल से जुड़ें। यह ऊर्जा मॉडल आपको सही मायने में आजादी दिलाएगा, सही मायने में तो ये मॉडल आपको वर्तमान जो दास्ता का जीवन आप लोग जी रहे हैं, जहां हमको ये घुट्टी पिलाई गई है कि हम 1947 से आजाद हैं। पहले मैं कुछ शब्दों में ये आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हम सही मायने में आजाद नहीं हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कमेंट है। आप में से बहुत सारे लोग सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है कि हम अभी भी गुलाम हैं। किसी भी व्यवस्था के तीन हिस्से होते हैं। एक होता है कानून, नियम, कानून, रेगुलेशन। दूसरा होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से नियम, कानूनों और रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा रहता है वो उसके ऊपर गवर्नेंस का मॉडल। मैं आपको इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझाता हूं, जिससे आप स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि हम सही मायने में आजाद नहीं हैं। हमारे नेहरू जी को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित एक 17 जुलाई को पारित एक्ट के तहत पावर ट्रांसफर हुआ और उससे उपकृत होकर उन्होंने अंग्रेजों को बहुत सारा जो है उसका लाभ दिया। और पहला लाभ ये दिया कि लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया, जबकि पाकिस्तानियों ने भी ऐसा नहीं किया। हमारे तीनों आर्म्ड चीफ, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, वह अंग्रेज बने रहे। इंटीग्रेटेड कमांडर अंग्रेज बना रहा। और हमने जो है अंग्रेजों के सभी कानून जो उन्होंने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे, उनको यथावत अडॉप्ट कर लिया। अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए, उनके द्वारा रॉ मटेरियल पैदा करने के लिए और वेल्थ को जो है ब्रिटेन भेजने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, उसको यथावत अडॉप्ट कर लिया। जो पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी बनाई, वो भी उन्होंने एज इट इज अडॉप्ट कर ली है। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि आज भी हमारी जो पुलिस है वो 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है। यह पुलिस एक्ट अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति जैसे चीजों को दबाने के लिए, दमन करने के लिए बनाए थे। समय समय पर कमेटी और कमीशन बने, लेकिन हमारे राजनेताओं ने एक भी जो है ना ऐसा जो है परिवर्तन नहीं किया जिससे हमारी पुलिस पब्लिक की पुलिस बनती। 1996 में प्रकाश सिंह जी के द्वारा एक PIL दाखिल की गई, जिसे 2006 में आर्टिकल 142 के तहत विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 7 बिंदु जजमेंट दिया। और ये अपेक्षा की गई थी कि इस जजमेंट के बाद पुलिस से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस विलुप्त हो जाएगा। यह अत्यंत ही दुख का और लज्जा का विषय है कि इस पॉलिटिकल सिस्टम ने इतने धूर्ततापूर्वक उन 7 रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया कि आज लगभग सभी राज्यों में एक जैसी स्थिति है। बिना पॉलिटिकल आकाओं के सिपाही से लेकर DG तक ना तो पोस्ट रह सकता होता है और ना ही वो अपने पद पर बना रह सकता है।
आज इन राजनेताओं का पुलिस व्यवस्था पर फुल और फाइनल कंट्रोल हो गया है। ऐसे हैं हमारे ये राजनेता। हमारे नेहरू जी ने एक पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम बनाया जो कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के माध्यम से आया। उन्होंने कपटता पूर्वक इसमें ऐसे कोई प्रावधान नहीं किए जिससे कि इंटरनल डेमोक्रेसी होती। पॉलिटिकल पार्टियों के वो कृत्य जो कि राष्ट्रीयता के विरुद्ध में होते, उनको जो है एक अपराध घोषित किया जाता, उसमें जो है ना सख्त कार्रवाई होती। उसके बजाय जो है पॉलिटिकल पार्टियों को ढेर सारे लाभ दिए गए और ये पॉलिटिकल पार्टियां आज जो है प्राइवेट कंपनियां और फैमिली कंपनियों में कन्वर्ट हो गई। यह कितना लज्जा का विषय है। यह हमारे लिए अत्यंत ही लज्जा का विषय है। ये पॉलिटिकल पार्टियां आखिर कैसे अपने आप को कंडक्ट कर रही हैं? यह पैसे लेकर टिकट देती हैं, पैसे के आधार पर टिकट देती हैं। अपने ही पार्टी के बड़े नेताओं को, बच्चों को जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, उन्हें न केवल टिकट बांटती हैं बल्कि कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाती हैं। यह अपराधियों को टिकट देती है। दूसरी पार्टी से जो राजनेता अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए इनकी पार्टी में आते हैं, उन्हें फूल मालाएं पहनाती हैं, उन्हें टिकट देती हैं, उन्हें मंत्री बनाती हैं और कई बार उन्हें पैसे भी देती हैं। लज्जाजनक। यह जाति और धर्म के आधार पर टिकट देती हैं और सबसे बड़ी बात, अब जो है अपराधियों को बड़ी संख्या में टिकट दिया जा रहा है क्योंकि अपराधियों की जीतने की संभावना ज्यादा है। यह एक लज्जा का विषय है कि जिस देश में चपरासी बनने के लिए, जो कि एक भी जो है ना बड़ा निर्णय नहीं लेता है, जो कि कार्यालय के बाहर खड़ा होता है, जिसका कोई नीतिगत निर्णय का जो काम नहीं है, उसको साक्षर भी होना होता है, साचरित्र भी होता है। फिर जो है इस देश के कानून के निर्माता, भाग्य के निर्माता अनपढ़ गवार और अपराधी क्यों? यह यक्ष प्रश्न का जवाब हमें अपने राजनेताओं से पूछना ही होगा। अब सवाल उठता है कि जिस तरीके से ये टिकट बांट रहे हैं, जिसको भी टिकट दे रहे हैं, हम जिन मजबूरियों के कारण, जिन लालचों के कारण इनको जिता रहे, क्या हम वोट देने वाले गुलाम हैं या हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक वोट देने वाले गुलाम हैं और आप जो है जिनको चुन रहे हैं वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और वो ऐसा करने के लिए बेबस हैं क्योंकि पार्टी व्हिप के तहत उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। वह पार्टी के बाहर भी डरे हुए प्राणी है। यदि वह जो है बाहर, उनके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे उनके पॉलिटिकल आका नाराज हो जाएं, इस डर से उनके मुंह सिले हुए हैं। तो फिर हमने जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुना वो तो हमें रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। तो अब आप ये देखिए, नीचे नियम कानून अंग्रेजों के जो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए, उनको शोषित करने के लिए और अपमानित करने के लिए बनाए गए थे, उनको यथावत चुन लिया। दूसरा, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसमें पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी आती है, उसको भी एज इट इज अडॉप्ट कर लिया और उसे लॉर्डशिप बना रहने दिया। वो निर्णय ले तो भी ठीक, निर्णय ना ले तो भी ठीक, भ्रष्टाचार करके निर्णय ले तो ठीक, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। आप एक पटवारी का, एक हवलदार का गलत निर्णय से जूझते जूझते आपके पैर की जो है चप्पलें घिस जाएंगी, लेकिन आपको न्याय नहीं मिलेगा। आज न्याय सिर्फ पैसे वालों को मिलने की थोड़ी बहुत संभावना है, अन्यथा जो है न्याय मिलने की संभावना नहीं है। और हमें ये बात भी कहीं ना कहीं कहना ही पड़ेगी कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, आईएएस, आईपीएस, ऑल इंडिया सर्विसेज और बाकी सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, वो यूपीएससी के द्वारा ऑन मेरिट चुने जाते हैं, उनका पॉलिटिकल सिलेक्शन नहीं है। लेकिन हमारी जुडिशरी वह पॉलिटिकल जो है कृपा के ऊपर जो है उसका जन्म होता है।
यदि कोई वकील कम उम्र में हाई कोर्ट का जज बन जाता है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी बनेगा, वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी बनेगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, लेकिन वह एक पॉलिटिकल मेहरबानी से उस जगह पहुंचा है। इस बड़ी हैंडीकैप के बावजूद भी मैं अपनी जुडिशरी को जो है ना नतमस्तक हूं, उसको प्रशंसा देना करना चाहूंगा, उसको जो है ना उसकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि इतने बड़े हैंडीकैप के बावजूद भी आप जो है इस देश को थामे हुए हैं। जो लोग मेरिट पे आए हुए हैं उन्होंने तो अपने आप को टोटली सरेंडर कर दिया है, जबकि उनके रक्षा के लिए संविधान में 309 से लेकर 311-12 तक जो है इतने सारे जो है ना प्रावधान हैं। संभवतः इन ब्यूरोक्रेट्स को उन प्रावधानों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस चाटुकारिता से वो सेवा कर रहे हैं भगवान ही मालिक है। तो कुल मिला के गुलामों के नियम, गुलामों की व्यवस्था और उसके ऊपर एक ऐसा तंत्र जो प्रजातांत्रिक नहीं है, जो गुलामों के वोट से तो चुना जाता है लेकिन उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है और पॉलिटिकल पार्टी अपनी घिनौने कंसिडरेशन के आधार पर टिकट बांटती हैं, अपराधियों को टिकट बांटती हैं। ऐसा जो है एक सांठगांठ, एक नेगेटिव कैरेक्टर पैदा कर दिया गया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप सही मायने में गुलाम नहीं हैं? मैं एक आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे आपको एहसास हो या ना हो, लेकिन इन तर्कों से, इन दलीलों से, इन साक्ष्यों से आप इस बात से सहमत होंगे कि आप अभी भी गुलाम हैं। आओ हम इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ें और क्राइम फ्री भारत के एनर्जी मॉडल को अडॉप्ट करते हुए एक नई विधा लिखें, जहां बिना किसी जो है रिस्क के, बिना नेगेटिव काम किए जो कुछ भी कर रहा है उसको ज्यादा अच्छे ढंग से कर पाएगा और इसके बावजूद भी वह एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बनेगा कि हम अपने चुने हुए नेताओं से प्रार्थना भी कर पाएंगे, अनुनय विनय भी कर पाएंगे, उन्हें विवश भी कर पाएंगे, और यदि अपने हम के कारण वो नहीं मानते हैं तो हम उन्हें पराजित भी कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।